हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर चैनल स्टडी विद आलोक। देखिए छात्रों, आज हम लोग जो बात करने चल रहे हैं वो जीएस वाला पार्ट है, यूनिट नंबर 5। और उसके लास्ट के दो लेक्चर हैं, लेक्चर 24 और लेक्चर 25। इसी लेक्चर के पश्चात फिर हम लोग जो है ये जीएस में जो इंडियन ज्योग्राफी वाला पार्ट था उससे अलविदा कहेंगे और हिस्ट्री की ओर अग्रसर होंगे। ये जो लेक्चर हमारा आज बनने जा रहा है, ये लेक्चर यूपीएचएससी की परीक्षा के जो जीएस वाला पार्ट है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ में जो एनटीए नेट का एग्जामिनेशन है उसके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एनटीए नेट परीक्षा में जो फर्स्ट पेपर के अंदर में एनर्जी रिसोर्स को लेकर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ में एक फैक्चुअल डेटा वाला भी हमने इसमें पार्ट लगाया हुआ है, जो भारत के पर्यटन स्थल है, ठीक है, जो टूरिज्म प्लेस हैं वो प्लेस कहाँ पे हैं और कौन सा प्लेस किस स्थल पर है और किसने बनवाया, ऐसा करके भी ऐसा मैंने इसको जोड़ दिया, जो कि आपका सोशियोलॉजी यूनिट नंबर 10 एनटीए नेट में भी पूछा जाए। तो इन दोनों दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण लेक्चर है। इनको ध्यान देते हुए सुनेंगे और समझेंगे कि क्या क्या पार्ट इसमें। तो ऊर्जा संसाधनों का वर्गीकरण, सबसे पहले एनर्जी जो है किसी भी देश में अगर जो डेवलपमेंट है उस डेवलपमेंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है आपका एनर्जी। अगर हम लोग छात्रों एनर्जी की बात करें तो भारत में जो ग्रोथ रेट है एनर्जी की वर्ष 2019 और 18-19 में इसमें बहुत कम हो गई है, ठीक है। मतलब वर्ष 2019-20 का जो ये डेटा है इसमें 1% से भी नीचे ग्रोथ रेट है। तो ये काफ़ी मतलब कह लीजिए कि दुखद है कि 1% से नीचे होने का मतलब 0.95% केवल ग्रोथ रेट है। मतलब एवरेज जो हमने ग्रोथ रेट देखा है वो हमेशा 5% से एबव ही रहा है, ठीक है। 2014 के आसपास में लगभग 9% के आसपास में रहा है, ठीक है। लेकिन ये ग्रोथ रेट जो है 2019-20 में 1% से भी कम है, ठीक है, बिलो 1%, यानी 0.995% ही केवल रह गया है, ठीक है। तो वर्ष 2019-20 का ये डेटा है। जो ऊर्जा क्षेत्र में, ऊर्जा संसाधन में ग्रोथ रेट है ये बहुत नीचे आ गई है। और आप इसको समझ ही रहे होंगे, इस ग्रोथ रेट के नीचे आने का कारण है कोरोना, ठीक है। कोविड-19 के कारण जो है ऐसा हो पाया। चलिए अब हम एनर्जी को दो पार्ट में सबसे पहले डिवाइड करते हैं। एक तो रिन्यूएबल एनर्जी होती है जिसको नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं, और दूसरा नॉन रिन्यूएबल यानी जिसको हम अनवीकरणीय। तो नवीकरणीय को ही अक्षय ऊर्जा भी कहा जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन लिख के आ जाता है कि अक्षय, अक्षय का मतलब होता है कि जो समाप्त ना हो, जो अपने आप में रेनुअल उसका होता रहता है, ठीक है। जो रेनुअल होता रहता है उसको नवीकरणीय रेनुअल एनर्जी कहते हैं। और जो रेनुअल एनर्जी है छात्रों, ये ज्यादातर देखा गया कि वो अप्रदूषणकारी हैं, ठीक है, नॉन पॉल्यूटेंट मतलब है, ठीक है। तो पॉल्यूशन वाली नहीं है इनके पास में पॉल्यूशन। और जबकि पॉल्यूटेंट है कौन, जो प्रदूषणकारी ऊर्जा है वो आपकी अनवीकरणीय है। जैसे अब आप जो प्रदूषण कौन कौन फैला रहा है, जैसे कोयला हो गया, अनवीकरणीय क्यों कहते हैं, क्योंकि कोयला का एक रिसोर्स है, ठीक है, और एक निश्चित रिसोर्स यूज होने के पश्चात में वो समाप्त हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे इसको क्या किया गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, परमाणु ईंधन, ठीक है, जैसे थोरियम यूरेनियम इनसे भी बनता है। तो ये भी एक निश्चित भंडार पाए जाते हैं, और जो भंडार समाप्त हो जाएंगे तो उसके पश्चात ये नहीं रह जाएगा। इसीलिए इसको अनवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, परमाणु ईंधन, इनको हम अनवीकरणीय कहते हैं। और साथ ही साथ में प्रदूषणकारी ऊर्जा भी कहते हैं, क्योंकि इनसे धूल और ये सब प्रकार की चीजें निकलती हैं। जैसे परमाणु ईंधन हो गया, ठीक है, तो इनसे देखिए मरकरी जो निकलता है पारा, और वहाँ पर इटाई रोग, ये सब प्रकार की चीजें हो जाती हैं। तो इसीलिए इसको भी ध्यान रखने की जरूरत है। तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, परमाणु ईंधन, ये आपके प्रदूषणकारी। वहीं पर अप्रदूषणकारी वाले में, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि कौन सा नवीकरणीय है और कौन सा अनवीकरणीय है, ठीक है, या कौन सा प्रदूषणकारी है और कौन सा अप्रदूषणकारी है, ऐसा करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इनको क्लासिफाइड मतलब जल विद्युत ऊर्जा हो गए, ये तो अपने आप ही नदी का पानी चलता रहता है, सागर में जाता है, सागर से फिर से इवेपोरेट होकर के ऊपर उठता है और फिर से आकर के बारिश, और इस तरीके से ये चलता है, इसीलिए इसको रेन्यूएबल कहते हैं, ठीक है। सौर ऊर्जा का भी यही सिस्टम है, पवन ऊर्जा का भी है, ज्वारीय ऊर्जा जो टाइडल एनर्जी होती है, ठीक है, तरंग ऊर्जा जो उत्पन्न होती है, भूतापीय जहाँ पर नीचे भूताप के माध्यम से होते हैं। और उसके बाद में फिर ओटीईसी यानी कि जो ओशियन थर्मल एनर्जी है, ये भी आपका रेन्यूएबल एनर्जी।
इसी के साथ साथ में बायोमास और बायोगैस भी इसी के अंतर्गत आ जाता है। तो जो बायोमास है और बायोगैस और बायोडीजल, जो जट्रोफा, वो जट्रोफा का पौधा जो बायोडीजल बनाने के काम आता है, तो ये भी जो है आपका रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत। तो ये जो बायोमास, बायोगैस, बायोडीजल या ओटीसी, ओशन थर्मल पावर, भूतापीय तरंग ऊर्जा, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं। तो काफी महत्वपूर्ण डाटा है, इसको ध्यान रखें। अब हम लोग बात करें कि भारत में जो टोटल ऊर्जा एनर्जी जो उत्पन्न हो रही है, जो लेटेस्ट डेटा है, यानी कि ये डेटा आपका केंद्रीय जो केंद्रीय ऊर्जा संसाधन है उसके माध्यम से लिया गया है। और उसमें एक केंद्रीय ऊर्जा संसाधनों पे लेने के बाद में यहाँ पर जो 31 अगस्त 2020 का ये आंकड़ा है छात्रों, काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे ज्यादा जो एनर्जी बनती है वो किसके माध्यम से ज्यादातर लोग सोच रहे होंगे कि केंद्रीय क्षेत्र हो सकता है जो है वो ज्यादा एनर्जी बनाता हो, ठीक है। तो सेंट्रल बनाता है या राज्य क्षेत्र बनाता है या आपका प्राइवेट सेक्टर बनाता है यानी निजी सेक्टर बनाता है। तो ये क्वेश्चन करके पूछा जाए तो ज्यादातर अब यहाँ पर आप गेस लगा सकते हैं कि हो सकता है केंद्रीय सेक्टर से ज्यादा बिजली, लेकिन ऐसा नहीं। जो सबसे ज्यादा विद्युत का उत्पादन है वो निजी क्षेत्र द्वारा बनता है छात्रों, ठीक है। तो 1,74,298 मेगावाट जो सबसे ज्यादा विद्युत का उत्पादन करता है हमारे यहाँ निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर करता है 1,74,298 मेगावाट। ये कुछ मतलब जो है संस्थापित ऊर्जा है, ठीक है। तो ये आंकड़ा सबसे आधुनिकतम मैंने आपको बताया कि 31 अगस्त 2020 का आंकड़ा है। इसलिए दूसरे नंबर पर राज्य जो है, जो राज्य क्षेत्र है वो करते हैं, वहां पर 1,03,000, ठीक है, 617 मेगावाट ये विद्युत उत्पन्न करते हैं राज्य। और केंद्र जो है सबसे कम करता है वो है 94,000, तो 94,027 ये मेगावाट विद्युत उत्पन्न करता है केंद्रीय क्षेत्र। तो आपने देखा निजी क्षेत्र सबसे ज्यादा, सेकंड नंबर पर राज्य क्षेत्र और थर्ड नंबर पर केंद्रीय क्षेत्र है। क्लियर हो गई बात? इस तरीके से देखा जाए तो टोटल मिलाकर के 3 लाख, ठीक है, 3,72,693 मेगावाट टोटल विद्युत का जो उत्पादन है, 3,72,693 मेगावाट का विद्युत उत्पादन किया जाता। अब इस विद्युत उत्पादन में अगर हम लोग थोड़ा सा एक पार्ट, कई बार पूछा गया आपके एनटीए नेट के फर्स्ट पेपर में भी पूछा गया, इसमें जो एनर्जी बनती है, ऊर्जा का भारत में उत्पादन होता है, उसमें सबसे ज्यादा कौन से सेक्टर से होता है? तो हमारे यहाँ जो थर्मल सेक्टर है छात्रों, थर्मल का मतलब क्या हो गया? एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, यानी कि जो पानी को गर्म करके उसके बाद बिजली बनाई जाती है भाप के माध्यम से। तो थर्मल सबसे ज्यादा एनर्जी उत्पन्न करता है। और इसका जो मात्रा है वो लगभग हम परसेंट में बता दे रहे हैं क्योंकि आप लोगों का लगभग परसेंट में आता, तो 62.09% के आसपास में थर्मल एनर्जी। अब इस थर्मल में भी कभी कभी वो क्लासिफाइड कर लेते हैं, ठीक, जो वो है। तो अगर थर्मल को क्लासिफाइड करेंगे तो उसमें 2-3 चीजें हैं। सबसे ज्यादा थर्मल में भी कोल से होता है, कोयला से, ठीक है, कोल यानी कोयला, कोयला से सबसे ज्यादा एनर्जी यानी लगभग 60% के आसपास में कोयले से ही बनाते हैं। देन उसके बाद में फिर गैस, ठीक है, और उसके बाद में फिर लिग्नाइट से बनाते हैं, जो लिग्नाइट कोयला, भूरा कोयला जिसको कहते हैं, और फिर सबसे कम तेल, ठीक है, ऑयल से बनाने का काम। तो कोल, गैस, लिग्नाइट और तेल, ये भी एक क्रम है कि सबसे ज्यादा से कम के क्रम में जो है बनाते हैं। तो ये सब जलते हैं, जला करके, जैसे इंजन चलता है तो जला करके बनते, तो चाहे कोयला हो, गैस हो, लिग्नाइट हो, तेल हो, इनको जला करके और उसके बाद स्टीम के माध्यम से टरबाइन चलाते हैं। तो इस तरीके से ये थर्मल, तो जितना भी उत्पादन होता है यानी 3,72,693 में जो 62% लगभग एनर्जी होती है वो थर्मल से होती है, ध्यान रखना। दूसरे नंबर पे थर्मल के बाद में जो दूसरे नंबर पे आता है वो हाइड्रो आता है, तो मैं यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ, सेकंड नंबर पे आपका हाइड्रो, ठीक है। हाइड्रो का मतलब हो गया कि जल विद्युत, ठीक है, इसको रिन्यूएबल एनर्जी भी कहते हैं, ठीक है। तो जल विद्युत आ गया, और जल विद्युत से जो हम बनाते हैं वो मात्र 12.26%, 12.26% यानी 12% लगभग, ठीक है, 12%, यहाँ 62%। और ये हाइड्रो जो पावर है जिसको हम पन बिजली कहते हैं, ठीक है। तो ये एनएचपीसी, नेशनल हाइड्रो पावर कारपोरेशन जो है, हाइड्रो से वो केवल 12% बिजली, यानी जो नदियों पर बांध बना करके विद्युत उत्पादन किया जाता है छात्रों, ये केवल मात्र 12% ही विद्युत उत्पन्न करता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखने की जरूरत है।
अब उसके बाद में जो एक पार्ट आ जाता है जिसको कहते हैं न्यूक्लियर, ठीक है। तो न्यूक्लियर एनर्जी यानी परमाणु ऊर्जा, तो परमाणु ऊर्जा के माध्यम से ये 1.81%, ठीक है, बहुत ही कम, 1.81% के आसपास में न्यूक्लियर एनर्जी, बहुत ही कम। इसी का टारगेट है कि ये इसको लगभग 3.5 ले जाने का टारगेट रखा गया कि न्यूक्लियर एनर्जी को और आगे बढ़ाया जाए, लगभग 3 से 3.5 कर दिया जाए, लेकिन अभी कितना है, 1.81% है, ठीक। और उसके बाद में जो चौथे नंबर पर एक और भी है जिसको कहते हैं रेन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। रेन्यूएबल एनर्जी सेक्टर जो है, जिसको अक्षय ऊर्जा कहते हैं, तो अक्षय ऊर्जा के माध्यम से जो विद्युत बनती है वो 23.82%। तो अक्षय ऊर्जा में मैंने आपको बताया हुआ था छात्रों, वो अक्षय ऊर्जा में कई पार्ट हैं। तो आप इनमें जल विद्युत को हटा दीजिए, ठीक है। तो जल विद्युत को हटाने के बाद में जो ये चीजें बचती हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन, ज्वारीय, तरंग, भूतापीय, बायोमास, बायो, और ये सब मिला करके ओशियन, ये आपका 23.82% होता है। तो रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से 23.82, न्यूक्लियर एनर्जी 1.81, हाइड्रो 12.26, और थर्मल पॉइंट जो है वो 62 पॉइंट। तो ये क्वेश्चन आ चुका है थर्मल वाला कितने परसेंट है, और ये भी साथ में आ चुका है न्यूक्लियर वाला। तो ये दोनों ही आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, दोनों डेटा आप इसको इंक्लूड कर लीजिएगा यहीं पर, ठीक है। ये बताते समय मैंने आपको बता दिया और काफी आवश्यक है। अब उसके बाद में एक और भी तरीका है जिसके माध्यम से जो है ऊर्जा को क्लासिफाइड किया गया, तो वो कौन सा माध्यम, उसको भी यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। जैसे माध्यम है परंपरा के अगर आधार पर अगर हम लोग देखें तो एनर्जी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक परंपरागत यानी जिसको हम कहते हैं कन्वेक्शनल, और दूसरा गैर परंपरागत जिसको हम कहते हैं नॉन कन्वेक्शनल, ठीक है। तो परंपरागत तरीके से हम लोग ऊर्जा कौन कौन से पार्ट बना, तो परंपरागत रूप से हम कोयले से, पेट्रोलियम से, गैस से, इन सब चीजों से, साथ ही साथ में बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं जो बनाते थे, ठीक है। अब बड़ी जल विद्युत परियोजना और लघु जल विद्युत परियोजना, ये दोनों में अंतर है। देखो, बड़ी जल विद्युत परियोजना के माध्यम से ये हमारा परंपरागत तरीका था, और जो 25 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली होती हैं उनको हम बड़ी जल विद्युत लेकिन आज की डेट में छोटी छोटी जल विद्युत परियोजनाएं भी बनाई जा रही हैं छात्रों, इसीलिए इसको गैर परंपरागत, अभी नए तरीके से छोटे छोटे जल विद्युत भी, यानी कि जो 25 मेगावाट या उससे कम ताप वाली होती हैं, वो आपका जो एनर्जी है वो आपके नॉन कन्वेक्शनल में आ जाती हैं, गैर परंपरागत के अंतर्गत आ जाती हैं। और इसमें परमाणु खनिज से भी ऊर्जा जो बनाई जा रही है, ये आपका गैर परंपरागत है। और सभी नवीकरणीय ऊर्जा के रिसोर्स, जितने नवीकरणीय ऊर्जा वाले रिसोर्सेज हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि तरंग ऊर्जा, भूतापीय, ठीक है, ओशियन थर्मल, बायोमास, बायोगैस, बायोडीजल, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब हमारे किसके गैर परंपरागत। तो आपको मेन चीज है परंपरागत और गैर परंपरागत यानी कन्वेक्शनल और नॉन कन्वेक्शनल में सिर्फ इतना ही केवल है कि भाई कोयला के माध्यम से ये जब सत्य आ जाए, यानी एनटीपीसी, ठीक है, जिसमें कोयला, पेट्रोलियम, गैस ये सब आ जाता है, ठीक है, कोयला, पेट्रोलियम, गैस, लिग्नाइट, ये सब। और साथ ही साथ में जो बड़ी बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं थी जो नदियों पर बांध बनाए जाते, यही हमारे परंपरागत तरीके थे। उसको छोड़ दीजिए, उसके बाद में जितने बचते हैं वो सब अपरंपरागत तरीकों के अंतर्गत आते हैं। अब छात्रों हम लोग बात करेंगे कि भारत, अगर हम लोग भारत की बात करें तो भारत ऊर्जा संसाधन में किस स्थान पर है। तो भारत ऊर्जा उत्पादन के मामले में, अगर हम लोग ऊर्जा उत्पादन के मामले में करें तो चीन और यूएसए, ठीक है, चीन यूएसए के बाद में जो तीसरा स्थान है वो भारत का है। तो ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि उत्पादन के मामले में तीसरे स्थान पर है, और जबकि उपभोग के मामले में जो कंजम्पशन है इसके मामले में चौथे स्थान पर है, ठीक है। तो चौथे स्थान पर इसको ध्यान रखिएगा। एक डेटा दिया गया, एक आया था 2017 का आंकड़ा, सबसे लेटेस्ट वही था। तो 2017 में जो प्रति व्यक्ति, ठीक है, प्रति व्यक्ति विद्युत खपत है वो 106 नंबर स्थान पर थी। तो 106वें स्थान पे, 106 स्थान पर थी, ठीक है। ये प्रति व्यक्ति विद्युत खपत में जो है 106 नंबर स्थान पर है, इसको आपको ध्यान रखने की जरूरत है। और इसको जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, ठीक है, इसी ने ही इसको बताया। तो अंतरराष्ट्रीय जो जिसको हम IEA कहते हैं, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ठीक है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, इसी ने ही सबसे पहले इस बात को
बताया, ठीक है, कि भारत में, क्योंकि क्या है कि 2017 से ही भारत भी जो है इसका जो है एक देश कह लीजिए कि जुड़ गया था। तो 2017 से इसके साथ में अंतर्राष्ट्रीय जो एनर्जी एजेंसी है इसके साथ में जुड़ने का काम किया, ये आपका इम्पोर्टेंट है। और वर्तमान में जो IAEA है इसमें जो सदस्य देश हैं वो 30 हैं, ठीक है, लगभग 30 देश, मतलब इसमें 30 सदस्य देश हैं और साथ ही साथ में 8 इसमें सहयोगी देश हैं। तो सदस्य देशों की संख्या 30 हो गई, ये इम्पोर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने ही, और मेन यही है कि जो विश्वसनीय लेवल पर सस्ती स्वच्छ ऊर्जा इसका जो है स्थापना की जा, मतलब ये सुनिश्चित किया जा सके, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की स्थापना की गई, ठीक है। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1974 में IAEA की स्थापना हुई थी छात्रों, ठीक है। और इसमें हुआ क्यों था, क्योंकि आपको पता होगा कि 1973 में जो ओपेक देश हैं, ठीक है, जो ऑयल का प्रोडक्शन करने वाले देश थे, उनके ऊपर बहुत बड़ी समस्या आ गई थी और भारी कीमत के कारण दुनिया को एकदम चौंका दिया था, कितना ज़्यादा कीमत। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए फिर जो है 1974 में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का मतलब जो है ये किया गया, जिससे ऊर्जा की सुरक्षा की जा सके, आर्थिक विकास को सुनिश्चित किया गया जा सके, पर्यावरण जागरूकता को, या जो वैश्विक संबद्धता है, ठीक है, एंगेजमेंट ऑफ वर्ल्ड वाइड, जो आपस में एक दूसरे के जुड़ाव है उनका। और मैंने आपको बताया कि भारत जो है, देखिए बना तो 1974 में ये था इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, लेकिन भारत 2017 में इसका सदस्य बना है, ठीक है। तो ये मतलब एक सहयोगी, ठीक है, ऊर्जा का एक सहयोगी सदस्य के रूप में बना हुआ था। और IAEA जो इंटरनेशनल एनर्जी, इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस में, ठीक है। तो पेरिस में इसका मुख्यालय है छात्रों। और साथ ही साथ में ये मतलब महत्व, और यही क्या करता है कि वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक जो जारी करता है, जो आंकड़े जारी करने का काम करता है, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक वो यही जारी करने का काम करता है, ठीक है। तो ये सब कुछ आंकड़े हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। उपभोक्ता के उपभोग के मामले में चौथे स्थान पर, उत्पादन के मामले में तीसरे स्थान पर, और साथ ही साथ में अगर प्रति व्यक्ति देखे जाए तो पूरी दुनिया में 106वें स्थान पर। ये सब चीजें हो गई, ठीक है। और अब हम लोग जो है इसमें जो एक थर्मल पावर एनर्जी है उसमें कोयले का बहुत महत्वपूर्ण, यानी सबसे ज्यादा थर्मल में भी कोयले से उत्पादन करते हैं। तो कोयले को ही, जो कोयला है, कोल है, इसको ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं छात्रों। तो ये इंपॉर्टेंट है, ब्लैक गोल्ड किसको कहते हैं, कोयला। और कोयला की 4 किस्में हैं यहाँ पर। एक पीट कोयला है, लिग्नाइट है, बिटुमिनस है और एंथ्रोसाइट। ये अच्छे के क्रम में, यानी खराब से लेकर के और अच्छे के क्रम में देखा जाए तो इसी क्रम में बने हुए हैं, ठीक है। तो पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट, ये 4 कोयले की किस्में। एंथ्रेसाइट जो है वो सबसे अच्छी कोयले की किस्म है, ठीक है। यानी पीट, जिसको भूरा कोयला कहते हैं, निम्न कोयला, ठीक है, मतलब काफी खराब होता है। लिग्नाइट, जिसको भूरा कोयला कहते हैं। पीट कोयला तो ये लकड़ी के मतलब जो है उससे बना रहता है, ठीक है, यानी इसमें कार्बन की मात्रा 40% से कम, लिग्नाइट में 40 से 60%, बिटुमिनस में 60 से 80% और एंथ्रेसाइट कोयले में 80% से अबव, यानी 80 to 92% के आसपास में जो है एंथ्रेसाइट। तो सबसे अच्छा जो है कोयला जिसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है। अब हम पीट कोयले की बात करें तो ये तमिलनाडु क्षेत्र हो गया, असम, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर पाए जाते हैं। लिग्नाइट कोयला, कई बार पूछा गया कि लिग्नाइट कोयला का भंडार सबसे ज्यादा कहाँ पे है, ठीक है। तो ये छात्रों जो लिग्नाइट कोयला है वो तमिलनाडु में, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ दिया गया और साथ ही साथ में यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि तमिलनाडु जो है, ठीक है, तमिलनाडु जो है इसका सबसे बड़ा भंडार है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। और नेक्स्ट इसमें बिटुमिनस उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में और एंथ्रेसाइट जम्मू कश्मीर में, ठीक है। आगे हम लोग जब एक और लेक्चर, लास्ट मैंने बताया हुआ था कि 24 लेक्चर है जीएस का, और लास्ट में फिर 25 नंबर लेक्चर, 25 लेक्चर में हम लोग पूरे अपने इंडियन ज्योग्राफी वाला पार्ट जो यूनिट 5 का है वो पूरा कवर कर रहा है। तो इस तरीके से आपकी ये कॉपी कंप्लीट होगी, उसको कुछ पेजेज छोड़ दीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए कुछ पेजेज छोड़ दीजिए और एक नई कॉपी में आप हिस्ट्री वाला पार्ट बनाइएगा, ठीक है। तो ये पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब आप इसको 2 बार 3 बार जितना रिवाइज करते रहिए, मतलब बिफोर एग्जामिनेशन आपको बार बार रिवाइज करते रहना है, क्योंकि अब जब पार्ट होगा, जब भी अब हिस्ट्री भी चलेगा तो उसमें ज्योग्राफी के क्वेश्चन आते ही रहेंगे, ठीक है। मतलब आपके पास में वर्कलोड बढ़ गया, इसमें करंट अफेयर्स का भी पार्ट आएगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी का पार्ट आएगा और जितनी हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी उतना पूरा पार्ट आएगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे कुमुलेटिव स्टडी, इसी को कहते हैं कुमुलेटिव स्टडी। तो कुमुलेटिव स्टडी का हम लोग प्रयोग करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब सेकंड नंबर पर मैंने बताया था कि पेट्रोलियम।
इसे तरल सोना कहते हैं। तो देखिए काला सोना की बात की जा रही है, ठीक है, कि ब्लैक गोल्ड किसे कहते हैं, कोयला, लेकिन तरल सोना किसको कहते हैं, पेट्रोलियम। और पेट्रोलियम का जो सबसे ज्यादा मतलब उत्पादन वाला बॉम्बे आई, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन करता है, बॉम्बे आई। B19 संरचना भी कहा गया है क्योंकि यह मुंबई से 190 समुद्री मील दूर पश्चिम में स्थित है, ठीक है। तो यह मुंबई से 110 समुद्री मील दूर वेस्ट में स्थित है, बॉम्बे आई। यहाँ पर सबसे ज्यादा पेट्रोलियम। सेकंड नंबर देखिए गुजरात क्षेत्र है, और गुजरात में अलंकेश्वर, यही पूछा जाता है अलंकेश्वर किसका, तो गुजरात का है। लुनेज हो गया, कलोल हो गया, और खंभात की खाड़ी, ये जो 4 क्षेत्र हैं वो गुजरात से संबंधित हो गए। अब हम लोग चलते हैं असम घाटी में। तो असम घाटी में अगर देखें तो यहाँ पर डिगबोई, नाहरकटिया, सुरमा घाटी, ये हो गया, ठीक है। भारत में अगर सबसे पहले देखा जाए तो डिगबोई में ही, असम में ही वो ढूंढा गया था, ठीक है। जो सबसे पहले पेट्रोलियम ढूंढा गया था वहीं पे ढूंढा गया था। और उसके बाद में फिर कृष्णा गोदावरी बेसिन में अगर देखेंगे तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी नदियों के मध्य में जो है ये क्षेत्र पाया जाता है तरल पेट्रोलियम वाला। प्राकृतिक गैस की बात करें हम लोग, नेचुरल गैस की बात करें तो प्राकृतिक गैस में कई गैसों का मिश्रण है जिसमें मुख्यतः मीथेन होती है 0.20%, और अन्य उच्च हाइड्रोकार्बन जैसे ईथेन गैसें होती हैं, ठीक है। और इस ईंधन का प्रमुख स्रोत है, तो ईंधन का जो प्रमुख रिसोर्स के रूप में, और अन्य जीवाश्म ईंधनों के मध्य में पाई जाती है, जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। और प्राकृतिक गैस का अगर उत्पादन की बात की जाए तो ये भी सबसे ज्यादा है मुंबई हाई में। तो देखिए तेल में भी सबसे ज्यादा है और साथ में गैस में भी, तो मुंबई हाई, देन गुजरात और देन असम। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको कि मीथेन इसमें जो है देखा जाए तो प्रमुख गैस के रूप में क्या होती है, मीथेन, CH4 जो है आपका इसमें मेन है, जीरो से लेकर 20% तक होती है। अन्य गैसों में ईथेन इत्यादि होती है। अब हम लोग नाभिकीय ऊर्जा की बात करें, परमाणु ऊर्जा की बात करें छात्रों, तो परमाणु ऊर्जा में क्या है, इसमें नियंत्रित यानी गैर विस्फोटक के रूप में, तो हमारे यहाँ इसको नियंत्रित किया जाता है। और नियंत्रण करने के लिए एक तो भारी जल संयंत्र, भारी जल का भी प्रयोग किया जाता है, और साथ ही साथ में ग्रेफाइट छड़ों का प्रयोग किया जाता है। तो ग्रेफाइट की छड़ें, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, वो मंदक के रूप में प्रयोग करते हैं। और भारी जल जो गुरुत्व जल होता है, ठीक है, ड्यूटेरियम, उसका भी प्रयोग किया जाता है मंदक के रूप में, और इस तरीके से नाभिकीय अभिक्रिया से उत्पन्न यानी उसको कंट्रोल करने के लिए। और वर्तमान में विद्युत उत्पादन के लिए वाणिज्यिक संयंत्र नाभिकीय विखंडन का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। भारत में जो प्रथम परमाणु विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी 1969 तारापुर महाराष्ट्र में की गई थी छात्रों, ये इंपॉर्टेंट है, काफी इसको ध्यान रखने की। जो पहली बार स्थापना की गई थी वो कब की गई थी, 1969 में तारापुर महाराष्ट्र में, ठीक है। तो प्रथम परमाणु विद्युत संयंत्र यहीं पर। और साथ ही साथ में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में 10 अगस्त 1948 को, यही भाभा साहब थे जो इन्होंने PhD किया हुआ था, और बाहर से और आकर के बताए कि भाई परमाणु ऊर्जा का उत्पादन। तो इन्हीं की रिकमेंडेशन पर 10 अगस्त 1948 को देश की आज़ादी के बाद में ही परमाणु ऊर्जा आयोग, ठीक है, की स्थापना। तो कभी पूछा जाए, ठीक है, कि परमाणु ऊर्जा आयोग जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1948 में की गई थी, ठीक है। आगे चल करके फिर छात्रों जो है क्या किया गया कि एक विभाग की स्थापना की गई। तो कभी याद जाए कि परमाणु ऊर्जा विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, तो परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954 में होगी, ठीक है, 1954 में। लेकिन जो आयोग बना था 1948 में ही बना हुआ था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है काफी। अब उसके बाद में फिर जो है इसको ध्यान, और इस तरीके से एक छोटा सा और भी होती है, भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर, यानी कि पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर, ठीक है, पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर, ये कौन था, ये अप्सरा था, ठीक है। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ अप्सरा। तो भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा स्थापित किया गया था। अब उसके बाद में ऊर्जा, सौर ऊर्जा की बात करते हैं। सोलर एनर्जी, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। मौसम और जलवायु का परिवर्तन करती रहती है, तो सही बात ये आप जानते हैं। और एशिया का सबसे बड़ा सौर संयंत्र ये मध्य प्रदेश के रीवा में बनकर तैयार हुआ छात्रों। ये क्वेश्चन आ सकता है कि एशिया का जो सबसे बड़ा विकर्ण का क्वेश्चन भी था वो कहाँ पर, MP के रीवा में तैयार किया गया है। और इस प्लांट की जो क्षमता है 750 मेगावाट है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि 750 मेगावाट की
विद्युत सौर ऊर्जा जो है सबसे बड़ा प्लांट तैयार किया गया, वो कहाँ पर तैयार किया गया? एमपी के रीवा में तैयार किया गया, इंपॉर्टेंट है। और अंतरराष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी जो IRENA है, ठीक है, इंटरनेशनल रेन्यूएबल एनर्जी जो एजेंसी है, इसके सर्वेक्षण के अनुसार भारत पूरे विश्व में सबसे सस्ती सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाला देश बन गया। तो सबसे सस्ती ऊर्जा उत्पादन करने वाला देश पूरी दुनिया के अंदर में वो कौन बन गया है? भारत बन गया है। और ये बात किसके सर्वेक्षण में आई? अंतरराष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी। अंतरराष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी ने ये बात बताई। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छात्रों, क्योंकि और ये गौरव की भी बात है, तो इसलिए। और देखिए, जब इस प्रकार की बातें हो रही हैं तो आप लोगों, मैंने देखा कि बहुत सारे लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, और करंट अफेयर्स के पार्ट जो हमने पहले से कहा नहीं था कि करंट अफेयर्स के लेक्चर्स को बनाएंगे पढ़ाएंगे, लोग पढ़ते ही रहते हैं, लेकिन करंट अफेयर्स के भी पार्ट वीकली हम चला रहे हैं। लेकिन मैंने देखा कि कोई लेक्चर्स पर कोई भी, ना तो आप लोग कोई कमेंट करते हैं, कोई अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, और ना ही अगर मतलब अगर आपके पास टाइम नहीं है, सपोज करिए कि कुछ लिख सके, पढ़ सके, तो एटलीस्ट लाइक वाली बटन तो कम से कम क्लिक कर सकते हैं। इससे तो ये रहता है कम से कम, क्योंकि जैसे ही आप क्लिक करते हैं लाइक के लिए, लाइक अनलाइक क्लिक करते हैं, तो आपका डिस्प्ले होता है छात्रों, उसको हम देख लेते हैं कि चलो, तो इससे एक मानसिक संतुष्टि मिल जाती है कि भाई आप लोगों को अच्छी चीजें प्रोवाइड की गई, अच्छे से समझाया गया, तो उसका रिजल्ट है कि हाँ भाई अच्छा कर रहे हैं। तो उसको जरूर आप करिए, ठीक है, उसको निश्चित रूप से करिए, ताकि जो है ये पार्ट आपका किया जा सके। अब हम लोग जो है नेक्स्ट इसमें बात करेंगे कि जल विद्युत ऊर्जा। तो जल विद्युत ऊर्जा में जो हाइड्रो एनर्जी है, इसमें टरबाइन घूर्णन पानी द्वारा उत्पन्न किया जाता है, यानी कि पानी को ऊपर से नीचे गिराया जाता है, और जो टरबाइन पर गिरते हैं, जिससे टरबाइन चलती है। तो टरबाइन के अंदर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एरिया होता है, जो पावर बनाने का काम होता है। और ये बड़े बड़े दो प्रकार से होते हैं छात्रों, मैंने बताया था कि बड़ी बड़ी चीजें हैं और एक मतलब लघु परियोजना योजना है। तो बड़ी जितनी भी परियोजना जो हमारे इंडियन ज्योग्राफी वाला पार्ट पढ़ाए थे, उसमें जब हमने रिवर सिस्टम पढ़ाया था, तो रिवर पर जितने बड़े बड़े बांध थे, उनकी चर्चा ऑलरेडी की जा चुकी है। फिर भी यहाँ पर थोड़े से नाम लिखे गए हैं कि प्रमुख जल विद्युत केंद्र में, जैसे टिहरी हो गया उत्तराखंड का, कोयना जल विद्युत केंद्र महाराष्ट्र का हो गया, श्री सैलम हो गया आंध्र प्रदेश का, सरदार वल्लभ जो है सरदार सरोवर बांध हो गया गुजरात का। इस तरीके से बहुत सारी लिस्ट पहले से दी गई है छात्रों, ठीक है। और उस वाले पार्ट में जो ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, उसमें मैंने पढ़ा, तो वहां से आप इसको देखिएगा। अब उसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि 2020 का विद्युत ऊर्जा का लक्ष्य जो रखा गया है 2022 का, कि विद्युत ऊर्जा का क्या लक्ष्य रखा गया, कितना कितना, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब यहाँ से आपको आना ही आना है, कोई क्वेश्चन इंटरनेट में भी आ सकता है और इसमें भी आ सकता है, ठीक है। तो क्या है? नवीकरणीय जो रेन्यूएबल एनर्जी है 175 गीगावाट, ये टोटल टारगेट जो रखा गया 175 गीगावाट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको आपको ध्यान रखना है। और इस 175 में सौर ऊर्जा को सबसे ज्यादा 100 गीगावाट, वायु, सौर के बाद में वायु हो गया, यानी सूर्य वायु 60 गीगावाट, जैव ईंधन की बात की जाएगी 10 गीगावाट, और स्मॉल हाइड्रो जो छोटी छोटी जल विद्युत परियोजनाएं, इसके लिए 5 गीगावाट रखा गया। तो आप इस डेटा को एकदम बिल्कुल निगल जाइए, क्योंकि 175 वाला ये ऑलरेडी आ चुका है। सौर ऊर्जा को पूछा ही जाता 100 वाट, वायु ऊर्जा को 60 वाट, ये भी पूछा जा सकता है, जैव ईंधन को 10 वाट, और स्मॉल हाइड्रो ये। तो ये आपका एनटीएनएट और किसी बेस पर, मतलब ये आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, इस डेटा को आप दिमाग में रखें, हो सकता है आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल जाए। उसके बाद में देखिए कि भारत के प्रमुख तेल शोध रिफाइनरी जो जहाँ रिफाइनरी होती है, तो जब तेल रिफाइनरी की जाती है, तो उसमें जो सबसे शुद्ध रूप से होता है वो तो पेट्रोलियम हो जाता है छात्रों, ठीक है। तो पेट्रोल, और पेट्रोल के बाद में अगर देखा जाए तो फिर डीजल आ जाता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, सबसे शुद्ध रूप से पेट्रोल, डीजल, और फिर कैरोसिन ऑयल जो मिट्टी का तेल होता है, ठीक है, वो हो जाता है। और फिर बाद में कोल तार भी बनता है इसमें, ठीक है, तो कोल तार भी बनता है। तो ये सब चीजें यहाँ से और बनने का काम होती है, तो इसको ध्यान रखिएगा। साथ में जो वैक्सीन भी बनती है, वो भी यहाँ से बनती है छात्रों, जो वैक्सीनेशन वैक्सीन बनती है, जो ग्रीस या वैक्सीन, ये सब जो लुब्रिकेंट जो बनते हैं, वो भी यहीं पर बनते हैं। तो पेट्रोलियम, डीजल, ये सब, मिट्टी का तेल, कोल तार, ये सबसे मतलब निचले पर जो रोड डामर बनाने का काम आता है, ये कोल तार होता है, ठीक है। तो कौन कौन से स्थान है? जैसे बरौनी, ठीक है, तो बरौनी तेल शोध, तो बरौनी तेल शोध नगर अगर पूछा जाए तो ये बिहार में है, तो ये मैचिंग के लिए कभी कभी आ जाता है। गुजरात तेल, ये तो गुजरात से मिलता है, ठीक है। हल्दिया जब आ जाएगा तो वेस्ट बंगाल मिलाना होगा। मथुरा यूपी, ये आप जानते ही हैं। पानीपत हरियाणा, ये भी लगभग आप जानते हैं।
डिगबोई ये आपको लर्न करके रखना है, असम जो सबसे पहला तेल स्रोत का, ठीक है। बंगाई गांव असम ये आपको लर्न रखना है। विशाखापट्टनम मध्य प्रदेश ये ऑलरेडी लर्न किए हैं। कोच्चि केरल ऑलरेडी लर्न किए हैं। और एक एस्सार जो रिफाइनरी है प्राइवेट सेक्टर की, बहुत काफी फेमस है, ठीक है, कोयले के पास में गुजरात, ये काफी फेमस है, ठीक है। अब हम लोग जो है ये पार्ट हम लोगों ने अब यहाँ पर फिनिश किया। अब थोड़ा सा मैंने बताया हुआ था कि आज इसी पार्ट के साथ में एक भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं उनको भी लेकर के, तो आपने देखा होगा कि जो पर्यटन स्थल को लेकर के एनटीए में 10 नंबर यूनिट से वहां से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो कभी कभी मिलाने के लिए, मैचिंग करने के लिए आए हुए, कभी कभी 30 त्योहार और कभी कभी कुछ पर्यटन स्थल पूछ लिए जाते हैं। तो आपके भी क्वेश्चन पर पूछे जाते हैं जियोग्राफिकल एरिया में। अगर पूछ लिया जाता, देखिए हिस्ट्री बेस पर ये होता है कि उसका निर्माण करता कौन है। और कभी कभी जियोग्राफिकली पूछ लिया जाता है कि जैसे मान लीजिए कन्हेरी की गुफाएं हैं, ठीक है, तो अब कन्हेरी की गुफाएं कहाँ हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है कि मुंबई में, ठीक है। तो ये आपका इसी तरीके से जियोग्राफिकल क्वेश्चन और साथ साथ निर्माण करता बौद्धों द्वारा, तो ये आपका हिस्टोरिकल क्वेश्चन। तो जियोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल दोनों क्वेश्चन को हमने यहाँ इंक्लूड करने की कोशिश की है। तो क्या है कि भारत के प्रमुख स्थल, उसके स्थल, स्थान और निर्माणकर्ता। कन्हेरी की गुफाएं ये मुंबई में है, बौद्धों द्वारा है। देखिए ये जो क्वेश्चन है इनको आपको बस एक बार मैप पर ऐसे दिमाग में रखना है, क्योंकि देखिए ज्योग्राफी पढ़ाते समय मैंने जो बताया हुआ था कि आप पढ़ते पढ़ते मुंबई, औरंगाबाद, महाराष्ट्र, खजुराहो, एमपी, छत्तीसगढ़, तो अगर आप मैप पर ऐसे रखते हुए चले जाते हैं या मैप में आपके माइंड में है, तो आपको लर्न करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। बस ये है कि थोड़ा सा फैक्चुअल रहता है, 2-3 बार देखना पड़ता है, ठीक है छात्रों। तो आज फर्स्ट टाइम आप सुन रहे हैं, लिख ले रहे हैं इसको, और लिख करके फिर उसके बाद में 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे, हो जाएगा। देखिए घबराने की जरूरत, कई विद्यार्थी हमारे घबरा जाते हैं कि सर इतने डेटा हैं कैसे लर्न होगा। देखिए भाई लर्न करना ही नहीं है आपको, सिर्फ कोई भी कोई आइडिया लगा करके यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अब आइडिया लगाने का तरीका जो है ये थोड़ा सा मेहनत करके डेवलप करिए, ठीक है। मैं भी आपको बीच बीच में बहुत सारे लेक्चरों में मैंने आइडिया बताया, थोड़े बहुत यहाँ पे आइडिया बताऊंगा, क्योंकि हमेशा बार बार बताने में तो खराब लगता है, क्योंकि भाई देखिए वो माइंड सेटअप आपका दिमाग करता है। तो मैं आपको लेकिन कुछ तरीके क्लू बता दूंगा कैसे आप लर्न करें, ठीक है। और उसी मॉडल को, पैटर्न को फॉलो करते हुए फटाफट, क्योंकि क्यों मैं कहता हूँ कि यार लर्न करना नहीं, क्योंकि भाई देखो क्वेश्चन भी सामने होगा और आंसर भी सामने ही होगा, बस आपको केवल बताना रहेगा कि सर ये वाला सही है और ये वाले सब सही नहीं है, ठीक है। तो कन्हेरी की गुफाएं, तो कन्हेरी यानी इसको कैसे याद रखेंगे, कन्हैया, मान लीजिए कन्हैया का जो जन्म हो गया वो मुंबई में हो गया, ठीक है, मुंबई की गुफा में हो गया। अब ऐसे कन्हेरी करके लर्न करके रखिए मुंबई में, ठीक है। अब ये ना दिमाग लगे मथुरा में हुआ, ठीक है, अब ऐसा दिमाग लगाएंगे तब नहीं, ठीक है। जो जय कन्हैया लाल वाला मुंबई में है, बस ऐसे ही माइंड सेटअप रखिए। और गुफा से संबंधित, गुफा वाले कन्हैया जी कहाँ हैं, वो आपके मुंबई में है, ठीक है। तो बस ऐसे करके लर्न करिए, बौद्धों द्वारा निर्मित है, काम खत्म हो गया। मतलब एलिफेंटा की गुफाएं, एलिफेंट वहां पे मुंबई में, ये आपको राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा, ये भी इंपॉर्टेंट है कई बार। अजंता, ठीक है, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, तो अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, कन्हेरी, ये सब जो है महाराष्ट्र में। अजंता औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, और अजंता एलोरा दोनों ही औरंगाबाद महाराष्ट्र में, यानी सब महाराष्ट्र में, ठीक है। ये कन्हेरी, एलिफेंटा, अजंता एलोरा ये सब जो है महाराष्ट्र की है। ये मुंबई में है दोनों, ठीक है, और ये औरंगाबाद में है, दोनों महाराष्ट्र के, ठीक है। तो औरंगाबाद, तो अजंता की जो है वो अजंता गुप्त शासकों द्वारा, एलोरा बौद्ध शासकों द्वारा, क्लियर हो गया। उसके बाद में देखिए कंदरिया, कंदरिया महादेव का मंदिर काफी फेमस है, खजुराहो मध्य प्रदेश में, चंदेल शासकों के द्वारा। मृगनयनी का महल ग्वालियर मध्य प्रदेश में है, राजा मान सिंह तोमर जी के द्वारा, ठीक है। धार का जो जिला है वो धार मध्य प्रदेश में, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। इसकी 5 योजनाएं थी, पांचों खटाई में चली गई थी, तो इसके बारे में भी कहानी आपको बताएंगे। तो धार के जिला में जो है ये हो गया। गोलकुंडा का किला हैदराबाद तेलंगाना में, कुतुब शाही के द्वारा, ठीक है। कोचीन जो है वो केरल में, पुर्तगालियों द्वारा। विजय स्तंभ जो है 9 मंजिला, चित्तौड़गढ़ राजस्थान में, ठीक है। ये चित्तौड़गढ़ राजस्थान में, महाराणा कुंभा, ये बहुत बार पूछा गया किसके द्वारा, तो उसमें कुंभा और तमाम महाराणा प्रताप ऐसा आ जाता है, तो कहीं ना कहीं चित्तौड़गढ़ का नाम सुनते ही महाराणा प्रताप की ओर आप लगा देते, लेकिन याद रखिएगा चित्तौड़गढ़ कुंभा, ठीक है। ये आप लर्न करके रखिए, क्वेश्चन मैंने देखा है बहुत बार आकर के और लोगों का गलत करा है, तो अब आप तो गलत करना ही नहीं है, ठीक है। और उसके बाद में फिर क्या है कि 2.5 दिन का झोपड़ा, अजमेर राजस्थान, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, ठीक है। और हौज, हौज खास दिल्ली में है, अलाउद्दीन खिलजी,
तुगलकाबाद दिल्ली में है, गयासुद्दीन तुगलक, ये भी पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट तुगलकाबाद गयासुद्दीन तुगलक। अन्ना सागर ये अजमेर राजस्थान में, अन्ना सागर को लेकर के लोगों के दिमाग में आ जाता है कि कहीं अन्ना की बात तमिलनाडु में तो नहीं जा, लेकिन अन्ना सागर ये अजमेर राजस्थान में अन्ना जी चौहान के द्वारा बना। बूंदी का किला क्वेश्चन आ चुका है, तो बूंदी का किला बूंदी राजस्थान में है, ठीक है, राजा नागर सिंह के द्वारा। पिछौला झील ये उदयपुर में, झीलों का शहर ही कहा जाता है उदयपुर को। उसके बाद में दरगाह अजमेर शरीफ, ये अजमेर राजस्थान में सुल्तान गयासुद्दीन के द्वारा। मेहरगढ़ दुर्ग ये जोधपुर राजस्थान में है, राव जोध जी द्वारा, ठीक है। मूसी रानी छतरी ये जो है अलवर राजस्थान, राजा विनय सिंह द्वारा। फतेह सागर ये उदयपुर में, तो ये याद रखिएगा फतेह सागर और अन्ना सागर दोनों ये चीजें अजमेर में है, ठीक है। ये अन्ना सागर अजमेर में, आज से अन्ना अजमेर, और फतेह सागर उदयपुर में फतेह, ठीक है। तो राणा फतेह सिंह ने उदयपुर में किया। डींग महल, जो डींग हाँकते हैं, तो डींग महल ये डींग राजस्थान में है, राजा बदन सिंह, ठीक है, उनके बदन से जो है डींग हाँक रहे थे, तो इसीलिए डींग महल, जो डींग महल है वो राजा बदन सिंह डींग राजस्थान थे। बस लर्न करना है छात्रों किसी तरीके से। उसके बाद में काकरिया झील अहमदाबाद में है, सुल्तान कुतुबुद्दीन के द्वारा। सहेलियों की बाड़ी, ऐसा क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाता है, सहेलियों की बाड़ी उदयपुर राजस्थान में, महाराणा फतेह सिंह। और रानी की बाड़ी ये आपका बूंदी राजस्थान, रानी नाथवती। और छल महल ये आपका छत्रमहल ये बूंदी राजस्थान में है, रानी छत्रसाल, ठीक है। और जूनागढ़ किला जो है बीकानेर राजस्थान में, राजा जय सिंह, ठीक है। और उसके बाद में फिर जंतर मंतर जो है वो ये सवाई राजा जय सिंह, ठीक है। तो सवाई राजा जय सिंह यानी कि जो इनको जय सिंह द्वितीय भी कहा जाता है, सवाई राजा जय सिंह यानी जय सिंह द्वितीय। हवा महल हो गया जयपुर राजस्थान, सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। आराम बाग ये आपका आगरा यूपी, बाबर के द्वारा, ठीक है। आराम बाग क्वेश्चन आ चुका है। लाल किला दिल्ली में शाहजहां के द्वारा। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में हाजी बेगम के द्वारा। शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में, क्वेश्चन आ चुका है, इस्लाम शाह के द्वारा। फिर यहीं पर शालीमार बाग ये श्रीनगर में जहांगीर के द्वारा। फतेहपुर सिकरी आगरा में अकबर के द्वारा। फिर उसके बाद में आगरा फोर्ट आगरा में अकबर के द्वारा। पुराना जो किला है दिल्ली में यमुना नदी किनारे वो शेरशाह सूरी के द्वारा, ठीक है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में, ये यूपी वाला सिकंदराबाद नहीं है हैदराबाद वाला, ये यूपी का सिकंदरा में है जहांगीर के द्वारा। अकबर का किला प्रयागराज यूपी में अकबर के द्वारा। और ताजमहल आगरा यूपी में है शाहजहां के द्वारा। शीश महल आगरा यूपी में है शाहजहां के द्वारा। खास महल ये भी आगरा यूपी में है, ये आपका शाहजहां के द्वारा। दीवाने खास ये आगरा यूपी में शाहजहां के द्वारा। बड़ा इमाम बाड़ा लखनऊ यूपी में नवाब आसफुद्दौला के द्वारा, इंपॉर्टेंट है। और छोटा इमाम बाड़ा ये मोहम्मद अली शाह, तो ये दोनों बड़ा इमाम बाड़ा आसफुद्दौला, ये नवाब आसफुद्दौला इनके बारे में कहा जाता है, जिसको ना दे मौला उसको दे आसफुद्दौला, ये बहुत ही फेमस करके आता है बड़ा इमाम बाड़ा। और छोटा इमाम बाड़ा मोहम्मद अली शाह। गोलघर ये पटना बिहार में ब्रिटिश सरकार के द्वारा तैयार कराया गया, ठीक है। अभी इस लास्ट पेज की ओर आप लोग चलेंगे, इसी के पश्चात ये समाप्त हो जाएगा। और बीबी का मकबरा छात्रों, ये भी क्वेश्चन कई बार आया, औरंगाबाद महाराष्ट्र में औरंगजेब के द्वारा बनाया गया। जंतर मंतर दिल्ली में सवाई राजा जय सिंह, ठीक है। इंडिया गेट दिल्ली में ब्रिटिश सरकार के द्वारा। राष्ट्रपति भवन दिल्ली में ये भी ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ठीक है, एडविन लुटियंस बनाते हैं। और बेलूर मठ ये कोलकाता पश्चिम बंगाल में, स्वामी विवेकानंद, ये इंपॉर्टेंट है, आ चुका है। साबरमती आश्रम गुजरात महाराष्ट्र, महात्मा गांधी इनको आप जानते ही हैं। और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई और जॉर्ज विट्ठल क्लार्क, ठीक है, तो जॉर्ज विट्ठल क्लार्क के द्वारा गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई। और बॉटेनिकल गार्डन शिवपुर कोलकाता, ये भी जॉर्ज विट्ठल क्लार्क। सनसेट पॉइंट माउंट आबू ये भी हो गया। उसके बाद में फिर कोणार्क मंदिर पुरी उड़ीसा में नरसिंह देव प्रथम के द्वारा। जगन्नाथ मंदिर जो है वो भी पूरी उड़ीसा में है गंगदेव के द्वारा, ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। 64 योगनियों का मंदिर ये खजुराहो एमपी में है, चंदेल राजाओं के द्वारा। शाहजी का मंदिर वृंदावन यूपी में है, ठीक है। उसके बाद में द्वारिकाधीश का मंदिर मथुरा यूपी में है, ग्वालियर के भक्त जो लोगों ने बनाया हुआ है। पत्थर की मस्जिद ये पटना बिहार में परवेज शाह ने बनाया पत्थर मस्जिद, ठीक है, वो आपका जम्मू कश्मीर वाली भी है, वो नूरजहां ने बनाया था। जामा मस्जिद आगरा में शाहजहां के द्वारा बनाया गया, ठीक है। और एक जामा मस्जिद और भी है दिल्ली में, उसको शाहजहां के द्वारा बनाया गया। मोती मस्जिद दिल्ली में जो बनी है वो औरंगजेब के द्वारा बनाई गई है, ठीक है, जो मोती मस्जिद दिल्ली वाली है।
और चरार-ए-शरीफ ये आपका श्रीनगर में, तो इम्पोर्टेंट है। चरार-ए-शरीफ कहाँ पे है? श्रीनगर में। वो जैनुलाब्दीन, ठीक है, जिसको हम जम्मू कश्मीर का भी अकबर कहा जाता है। तो जैनुलाब्दीन, जिसको जम्मू कश्मीर का अकबर कहा जाता है, उसने श्रीनगर में चरार-ए-शरीफ बनाया। और केंद्रीय सचिवालय ने नई दिल्ली में हर्बर्ट बेकर डिजाइनर इसके हैं, ठीक है। और अंकोर वाट मंदिर ये कंबोडिया में है, सूर्यवर्मन सेकंड के द्वारा बनाया गया। अंकोर वाट मंदिर काफी बड़ा मंदिर है, ठीक है। तो ये आपका कंबोडिया में है वेस्ट लेवल पर। तो इस तरीके से ये पार्ट छात्रों यहीं पर फिनिश होता है। काफी एक तो बड़ा लेक्चर है, थोड़ा सा लास्ट में मैंने फैक्चुअल डेटा लगा दिया है। तो ये लेक्चर हो गया 24 नंबर, और लास्ट में 25 नंबर लेक्चर मिनरल्स ऑफ इंडिया करके, और इस पार्ट को यहीं पर अलविदा कहेंगे छात्रों, ठीक है।